हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू इकोहॉलिक्स यूट्यूब चैनल। आई एम श्रुति झा और आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है रूरल डेवलपमेंट। सो इन इंडिया एज वी ऑल नो कि इंडिया में काफी पॉवर्टी है, ठीक है, और पॉवर्टी जो इंडिया में है उससे कहीं ना कहीं कनेक्शन आपका एग्रीकल्चर से भी है, क्योंकि जो लोग रूरल एरियाज में रहते हैं उनकी लाइवलीहुड चलती है एग्रीकल्चर से, ठीक है। एंड 2/3 ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर फॉर देयर लाइवलीहुड। अब एग्रीकल्चर जो हमारे यहाँ एक्टिविटी है वो इतनी सफिशिएंट नहीं है अपने आप में कि वो सभी फार्मर्स की नीड को पूरी कर सके, और टेक्नोलॉजिकली इतनी एडवांस भी नहीं है कि सारे फार्मर्स जो हैं वो उससे ही अपनी जीवन व्यापन कर सकें, ठीक है। तो इसीलिए हमको इस चीज पे ध्यान देना होगा कि ऐसा डेवलपमेंट हमको करना होगा जहां से हमारे विलेजेस में जो लोग रह रहे हैं तो उनका जो है वो अच्छे से डेवलपमेंट हो, एंड देयर कम्स द रूरल डेवलपमेंट कंसेप्ट। सो the process of improving the quality of life and economic well-being of people living in rural areas, ठीक है। कैसे आप इनका इकोनॉमिक सोशो इकोनॉमिक स्टेटस आप अपडेट करते हो, और एग्रीकल्चर से भी अलावा एग्रीकल्चर के अलावा उनको कैसे ऑप्शंस आप ऐसे देते हो लाइवलीहुड रन करने के कि वो डायरेक्टली एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट ना हो और उनके पास अदर ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस भी हो एम्प्लॉयमेंट के, ठीक है। इट encompasses a range of activities aimed at enhancing living standards, increasing economic opportunities and ensuring sustainable use of resources. Now key components of rural development। तो हम अभी रूरल डेवलपमेंट देख रहे हैं कि हमारे जो विलेजेस में जो जनता रहती है उसके लिए हम कैसे जो है उनका एक सोशो इकोनॉमिक स्टेटस को एनहांस कर सकते हैं। तो इसमें जो कंपोनेंट्स आपके बहुत सारे आ जाते हैं, इकोनॉमिकल कंपोनेंट आ जाता है, सोशल कंपोनेंट आ जाता है, ठीक है, तो वो हम लोग देखने वाले हैं। तो पहला जो है आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। तो फर्स्ट इज एग्रीकल्चर इंप्रूवमेंट, ठीक है। Enhancing agricultural productivity through better farming techniques, access to quality seeds, fertilizers and pest management। क्योंकि मेजर जो हमारी पॉपुलेशन है वो आपके एग्रीकल्चर पे डिपेंड कर रही है, तो एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी, उसकी एफिशिएंसी आप कैसे बढ़ा सकते हो, वो सारे ही ऑप्शंस पे आपको ध्यान देना होगा, ठीक है। There comes into picture the pest management, the fertilizer usage। तो इस पे आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा। Then the diversification of livelihoods, as I told that we need to give the villagers the option for their livelihood other than farming, other than agriculture। So like यहाँ पे आप बोल सकते हो कि जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज होती हैं, फॉर एग्जाम्पल जब हम आलू से चिप्स बनाते हैं, ठीक है, तो ये आपका फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में फॉल करता है। तो ऐसे आपको उनके नॉन फार्मिंग ऑप्शंस फार्मर्स को देने होंगे या फिर वहां के लोगों को देने होंगे, स्पेशली ऑफ रूरल एरियाज, कि वो एग्रीकल्चर से हटके सोच पाए और अपने एम्प्लॉयमेंट को और एक अदर पर्सपेक्टिव से देख पाए। Encouraging non-farm activities, example crafts, tourism and services। Certainly यहाँ पे tourism भी आ सकता है कि tourism में भी वो involve हो सकते हैं to reduce reliance on agriculture and create additional income sources। Third is access to markets। Improving transportation and communication infrastructure to connect rural producers with markets, ठीक है। तो भाई आपको कनेक्टिविटी इंप्रूव करनी होगी, क्योंकि आज भी हम देखते हैं कि रोड कनेक्टिविटी काफी विलेजेस में जाने के लिए काफी पुअर है, ठीक है। जो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज हैं वो इतनी एडिक्वेट नहीं है। तो इसको हमको एक पर्सपेक्टिव रखना होगा, एक हमको अपना टारगेट रखना होगा कि भाई कनेक्टिविटी भी आपको इंप्रूव करनी होगी, ठीक है, कि उनको अगर ट्रांसपोर्ट करना है अपनी चीजें, अगर वो फार्मिंग भी कर रहे हैं तो जो प्रोड्यूस उनका आ रहा है वो उनको मार्केट तक पहुंचाने में इतना ज्यादा टाइम ना लगे। क्योंकि एक थ्योरी के अनुसार या फिर एक स्टडी के अनुसार भी ये बताया गया है कि इन अ ईयर इफ यू से दैट अप्रोक्सीमेटली 10% ऑफ द फार्म प्रोड्यूस गेट वेस्टेड ओनली बिकॉज ऑफ इनएडिक्वेट ट्रांसपोर्टेशन। नाउ सोशल डेवलपमेंट। सो पहला तो हमने जो की कंपोनेंट देखा वो था इकोनॉमिक डेवलपमेंट। नाउ द सेकंड इज सोशल डेवलपमेंट। सो इन फर्स्ट हियर इज एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट। Providing access to quality education and vocational training to improve human capital। Certainly, we know that human resource can be transferred or transformed to human capital if you provide them
एडिक्वेट अमाउंट ऑफ ट्रेनिंग एंड एजुकेशन, राइट। तो एजुकेशन आप अगर रूरल एरियाज के लोगों को प्रोवाइड कर रहे हो, वहां के बच्चों में आप ये बोल रहे हो कि ठीक है एजुकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसमें उसी केस में आपका ये जो है वो कंपोनेंट फॉल करता है। एंड सेकेंड इज हेल्थ केयर सर्विसेज, ensuring availability of health services, sanitation and clean water to improve overall health outcomes। villages में कैसी सिचुएशन है हम सबको पता रहता है, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी की भी कमी होती है, वहां पे वाटर की भी कमी होती है, सैनिटेशन फैसिलिटीज भी इतनी अच्छी नहीं होती हैं, स्कूलिंग फैसिलिटीज भी इतनी अच्छी नहीं होती हैं। तभी हम देखते हैं कि बच्चे जो है वो अवॉइड करते हैं, स्पेशली गर्ल्स जो है वो बिकॉज ऑफ द सैनिटेशन प्रॉब्लम स्कूल्स जाने में वो अवॉइड करती हैं। तो ये सारी जो इश्यूज हैं हमको देखने होंगे कि भाई हम अच्छे से इस चीज को एड्रेस करें जिससे हमारा जो रूरल डेवलपमेंट है वो सही तरीके से हो पाए। नाउ थर्ड पॉइंट इन दिस इज एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन एंड मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स, प्रमोटिंग जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावरिंग डिसएडवांटेज पॉपुलेशंस थ्रू टारगेटेड प्रोग्राम्स। तो ऐसी पॉपुलेशन जो मार्जिनलाइज्ड हैं, टारगेटेड हैं, उनको बाकी लोगों की मात्रा में कम रिसोर्सेस मिल रहे हैं, तो ऐसे लोगों को टारगेट करना हमारा जो है वो पहला प्रायोरिटी होनी चाहिए। और गवर्नमेंट को ऐसे सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम्स, ऐसे वेलफेयर प्रोग्राम्स लेकर आने चाहिए जो ऐसी कम्युनिटी को टारगेट करें। नाउ थर्ड कंपोनेंट इज द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ठीक है। इसमें जो आपका पहला आता है वो आता है ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो मैंने आपको बताया कि जब आप ग्रेन्स ट्रैवल करते हैं, फार्मर्स जब लेकर अपने विलेजेस से लेके मार्केट तक, तो वो जो डिस्टेंस होता है उनके लिए काफी होता है, और उस केस में भी कभी कभी उनका जो प्रोड्यूस है वो बीच में ही जो है वो खराब होने लगता है, तो उनका बहुत ज्यादा लॉस होता है इस केस में, ठीक है। तो आप अगर देखो कि भाई अगर आप ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे से आप प्रिपेयर कर रहे हो, या तो आप हाईवेज ऐसे बना के रखिए कि भाई वो जल्दी जो है वो पहुंच सके, उनका जो टाइम है डिस्टेंस कवर करने में वो रिड्यूस हो सके, तो इस पे हमको ध्यान देना होगा। बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग रोड्स, bridges and public transport to improve accessibility। Second is energy supply। यहाँ पे भी वही चीज आ जाती है कि हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी बहुत से विलेजेस में जो है वो कितने कितने घंटे तक जो है वो इलेक्ट्रिसिटी नहीं आती है, तो फिर इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहेगी तो आपका एग्रीकल्चर भी उससे डायरेक्टली इंपैक्ट होता है, ठीक है। और भी चीजें होती हैं जो इंपैक्ट होती हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन भी हमको देखना होगा। देन थर्ड आता है आपका कम्युनिकेशन नेटवर्क्स, ठीक है। अब कम्युनिकेशन में भी आप देखो इंटरनेट कनेक्टिविटी जो है वो भी बहुत सारे विलेजेस में नहीं होती है। आज के जमाने में जब हम फिफ्थ जनरेशन की बात कर रहे हैं, हम एआई की बात कर रहे हैं, हम मशीन लर्निंग की बात कर रहे हैं, उस जनरेशन में हम कुछ एरियाज अपने यहाँ इंडिया में ये भी देखते हैं कि वहां पर इंटरनेट कनेक्टिविटी अभी तक पहुंची ही नहीं है, इंटरनेट एक्सेस ही नहीं है। तो ये एक बैकवर्डनेस जो है वो आपकी कंट्री के लिए अच्छी नहीं होती है, तो इसलिए कम्युनिकेशन नेटवर्क्स भी हमको बढ़ाने चाहिए। Now, environmental sustainability. तो the fourth component of rural development is environmental sustainability, ठीक है। जो भी natural resources हैं उनको सही मात्रा में सही तरीके से allocate किया जाए कि कोई भी environment का जो deterioration ना हो, और allocation of resources भी sustainable हो, ठीक है। Natural resource management, first point। Promoting sustainable practices in agriculture, forestry and fisheries। आप देखिए ये जो तीनों चीजें हैं ये आपको ज्यादा से ज्यादा जो सेक्टर हैं, आप एग्रीकल्चर ले लीजिए, फॉरेस्ट्री ले लीजिए, फिशरीज ले लीजिए, ये आपके रूरल एरियाज में ही प्रैक्टिस किए जाते हैं, ठीक है। इसलिए जो है वो इन पे खास ध्यान रखा गया है टू प्रिजर्व द इकोसिस्टम्स। सेकेंड इज क्लाइमेट रेजिलियंट, developing strategies to adapt to climate change and mitigate its impact on rural communities। तो हमको climate change पे भी ध्यान देना होगा, क्योंकि SDGs के एरा में हम लोग हैं और SDGs को अचीव करना है, तो रूरल एरियाज के सपोर्ट के बिना, उनके पार्टिसिपेशन के बिना हम उनको अचीव नहीं कर पाएंगे। थर्ड इज द कंजर्वेशन एफर्ट्स, protecting biodiversity and natural habitat through community based initiatives, ठीक है। हम अगर कोई भी चीज को प्रोटेक्ट करने की बात कर रहे हैं, अगर वो एनवायरमेंट भी हो या फिर हमारे लैंड हो, कुछ भी हो, तो कम्युनिटी जो है, जो हमारी जनता है, उनके सपोर्ट के बिना हम ये चीज नहीं कर सकते हैं। तो कम्युनिटी बेस्ड इनिशिएटिव्स होना चाहिए, ठीक है। ग्रुप्स ऐसे बने कि भाई वो एक एक इंडिविजुअल इनिशिएटिव को लें और जो इंडिविजुअल गोल है उसको आगे अचीव करने की कोशिश करें।
नाउ स्ट्रैटेजीज फॉर रूरल डेवलपमेंट। अभी तो हमने जो है वो कंपोनेंट्स देखे रूरल डेवलपमेंट के, अब हम देख रहे हैं स्ट्रैटेजीज की रूरल डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए क्या क्या स्ट्रैटेजीज ऐसी जो है वो अडॉप्ट करी जा सकती हैं कि रूरल डेवलपमेंट हमारा सही तरीके से हो। ओके, फर्स्ट इज पार्टिसिपेटरी अप्रोच इन्वॉल्विंग लोकल कम्युनिटीज इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस। ठीक है, सेम चीज है, क्योंकि देखिए जो लोग होते हैं वो अपने एरिया के बारे में ज्यादा जानते हैं रादर देन दी थर्ड पर्सन हु डज नॉट बिलोंग टू दैट पर्टिकुलर एरिया। ठीक है, तो उनको पता होता है कि भाई उनके एरिया में क्या इश्यूज हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनको कैसे सॉर्ट आउट किया जा सकता है। इसलिए डिसीजन मेकिंग जो आप कर रहे हो, किसी विलेज के लिए आप पर्टिकुलर प्रोग्राम लेकर आना चाहते हो या फिर आप कोई भी पॉलिसीज आप सोच रहे हो कि हमको लेकर आनी है, तो आपको इसमें उन लोगों को इन्वॉल्व करना चाहिए जिनके बारे में ये पॉलिसीज काम करने वाली हैं। ठीक है, तो ये ज्यादा अच्छे से वर्कआउट करेंगी। सेकेंड इज पॉलिसी फ्रेमवर्क। Second one is policy framework. Implementing supportive policies at local, national and international levels. ठीक है, तो आपको local, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे भी काम करना होगा अपनी पॉलिसी को लेके कि रूरल डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है वो अच्छे से हो पाए। नाउ थर्ड इज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स, कोलैबोरेटिंग विद प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज। अब देखिए प्राइवेट सेक्टर का हर एक सेक्टर में या फिर हर एक एरिया में जो है वो रोल आ चुका है। आप अगर डिफेंस में भी ले लो, आप अगर स्पेस में ले लो, हर जगह जो है वो प्राइवेट सेक्टर का एक इन्वॉल्वमेंट आपको देखने को मिलता है। एंड रीजन इज वेरी सिंपल, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में आपको ज्यादा पैसा भी देखने को मिलता है और काम भी जो है वो सही तरीके से होता है, एक फिक्स्ड इंटरवल में आपको सही तरीके से काम देखने को मिलता है। इसलिए जो है वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे ज्यादा फोकस रखा गया है। नाउ फोर्थ स्ट्रैटेजी इज कैपेसिटी बिल्डिंग, enhancing the skills and capabilities of local institutions। तो पंचायती राज जो होते हैं हमारे, वो लोकल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ग्राम पंचायत होती है वो हमारे लोकल इंस्टीट्यूशंस होते हैं। तो उनको जब आप एम्पावर नहीं करोगे, उन तक अगर आप अपने ऑब्जेक्टिव को नहीं पहुंचाओगे और फिर आप सोचो कि जो रिजल्ट है वो आपको रूरल एरियाज में और विलेजेस में देखने को मिले, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लोकल इंस्टीट्यूशंस ही हमारे जो है वो करता धरता होते हैं कोई भी विलेज या गांव के, इसलिए हमें उनको तो इन्वॉल्व करना ही होगा। नाउ नेक्स्ट इज चैलेंजेस इन रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, अब क्या क्या चैलेंजेस इस प्रोसेस में आ सकते हैं रूरल डेवलपमेंट के, वो हम देखते हैं। तो फर्स्ट इज पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी। ये तो मैंने सबसे पहले ही आपको बताया था कि पॉवर्टी इज द मेन रीजन व्हाई वी आर मूविंग टुवर्ड्स रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, जब आपको अपने देश से अगर गरीबी मिटानी है तो आपको फॉर्चुनेटली आपको रूरल डेवलपमेंट पे फोकस करना होगा। तो सबसे बड़ा चैलेंज तो है आपका पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी। ठीक है, तो एक डिजिटल डिवाइड भी है कि कुछ लोगों तक जो है वो इंटरनेट कनेक्टिविटी है, कुछ लोगों के बीच में नहीं है। फिर आपका इनकम इनइक्वालिटी आ जाती है, कुछ लोगों के पास भरपूर पैसा है और कुछ लोगों के पास इतना भी पैसा नहीं है कि वो 2 वक्त की रोटी जो है वो खा सकें। ठीक है, तो ये जो इनकम इनइक्वालिटी है, ये जो डिजिटल डिवाइड है, इसमें हमको ध्यान देना होगा। हाई लेवल्स ऑफ पॉवर्टी एंड इनकम इनइक्वालिटी कैन हिंडर प्रोसेस। Limited access to resources. Many rural areas face constraints related to finance, technology and information which limit economic growth. Certainly, क्योंकि देखिए इसमें क्या होता है, जब फार्मर्स हैं हमारे, जो हमारे किसान हैं, अब उनको कब पैसा मिलता है, कब उनकी इनकम होती है, जब वो अपना प्रोड्यूस है, जो उनकी क्रॉप यील्ड है, वो मार्केट में सेल करते हैं। ठीक है, एपीएमसीज में सेल करते हैं। अब ऐसा तो नहीं होता है कि भाई पूरे साल उनको जो है वो सेम फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इनकम उनको एवरी मंथ मिलती है एज अ सैलरी, तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है, अब वो प्रोड्यूस जब सेल होता है तब उनको जो है वो इनकम होती है। बट क्या ये पॉसिबल है कि भाई ड्यूरिंग द ईयर उनको पैसे की नीड नहीं पड़ती? कभी भी ऐसा तो नहीं होता है। ठीक है, तो ये पैसे की नीड जो उनको पड़ती है ना, इसमें हमको ध्यान देना है कि यहां पे जो है वो कुछ ऐसी लाइवलीहुड या फिर ऐसा ऑल्टरनेटिव निकाल सकें कि ये जो गैप है उनका वो कवर हो जाए। ठीक है, तो वहां पे जो है देयर माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस विल कम इनटू प्लेस, कि जो क्रेडिट होता है, आपका लोन होता है, जैसे आपका नाबार्ड जो है वो एस्टैब्लिश किया गया ऑन 12 जुलाई 1982। 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड को एस्टैब्लिश किया गया था ओनली फॉर रूरल डेवलपमेंट, की उनको जो फार्मर्स हैं हमारे,
उनको क्रेडिट सही टाइम पे दिया जाए, क्योंकि क्रेडिट की फैसिलिटी पहले तो अवेल नहीं होती थी। तो ये क्रेडिट जब उनको लोन सही टाइम पे मिलेगा और कम इंटरेस्ट रेट पे मिलेगा, तो जो उनकी डेली लाइफ की नीड होती हैं, जो पूरे थ्रू आउट द ईयर वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, वो उनके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, इसी के अलावा अगर आप नाबार्ड को देखो तो इसी के अदर कॉन्टेक्स्ट में आपका SHG भी आ जाता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप। ये भी एक ग्रुप होता है जिसमें जो आपस के ही लोग होते हैं वो अपना ग्रुप बना लेते हैं और वो एक फिक्स इनकम जो है वो प्रिपेयर करते हैं, एवरी मंथ जो है वो सेव करते हैं, डिपॉजिट करते हैं, और वो ही पैसा वो जब किसी एक पर्सन को उनके ग्रुप में से किसी को नीड होती है तो उसको वो लोन के रूप में प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो ये नाबार्ड हो गया। और SHG, मेनली SHG जो है हमारा माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के रूप में काम करता है। तो यहां पे मैंने आपको बताया कि फाइनेंस किस तरीके से यहां पे एक रिजल्ट लेकर आ सकता है, और टेक्नोलॉजी तो हमको पता ही है, इंफॉर्मेशन विच लिमिट द इकोनॉमिक ग्रोथ। थर्ड इज आउट माइग्रेशन। Certainly, youth migration to urban areas can lead to a depletion of the rural workforce. ठीक है, अगर रूरल एरियाज में से यूथ जो है वो अर्बन एरियाज की तरफ शिफ्ट करेगी इन द सर्च ऑफ गुड अपॉर्चुनिटीज फॉर एम्प्लॉयमेंट, तो जो रूरल वर्कफोर्स है वो ऑलरेडी जो है वो डिप्लीट होती रहेगी। फोर्थ इज द क्लाइमेट चेंज। रूरल कम्युनिटीज आर ऑफन मोर वल्नरेबल टू क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट्स। ठीक है, नाउ सक्सेसफुल एग्जाम्पल्स ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो देखिए, सबसे पहला तो आपका आता है माइक्रो फाइनेंस इनिशिएटिव, जिसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है वो सबसे पहले आते हैं, that provide small loans to rural entrepreneurs can stimulate local economies and empower individuals। ठीक है, तो आपको ये जो इनिशिएटिव्स है ये आपको ऐसे देखने होंगे कि भाई आप एंटरप्रेन्योरशिप जो है, अगर कोई स्टार्टअप रूरल एरियाज में सोच रहा है लगाने का, उन्हीं की यूथ का अगर आइडिया है, उनको लोन चाहिए, तो ये माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस जो है यहाँ पे आपकी हेल्प कर सकते हैं। सेकेंड इज इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। Comprehensive approaches that address multiple dimensions, economic, social and environmental of rural life, such as the National Rural Livelihood Mission in India। ठीक है, तो NRLM जैसे जो मिशन होते हैं, NRLM है, फिर उसके बाद हमारे अर्बन एरियाज के लिए नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन आया था। ठीक है, तो ऐसे मिशन जो होते हैं वो आपका इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट करते हैं, सभी लोगों का साथ में जो है वो डेवलपमेंट होता है। थर्ड इज कम्युनिटी बेस्ड natural resource management, initiatives that empower local communities to manage their natural resources sustainably, promoting both conservation and economic development। ठीक है, तो आपको ऐसे जो है वो डेवलपमेंट करना होगा, या फिर ऐसे आपको रिसोर्सेज का एलोकेशन करना होगा कि भाई वहां पे डेवलपमेंट भी हो और कंजर्वेशन भी हो। ठीक है, और कम्युनिटी का साथ इस चीज में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सर्टेनली। So this was it for this session guys। I hope आपको रूरल डेवलपमेंट का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हुआ होगा, though it is very basic concept, but still it is very important if we talk about India। Thank you for watching my session and subscribe to our channel Ecoholics। Till then, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।